दोस्तों अभी इतने ज़ोर से अर्थक्वेक आया यहाँ पे, यानी पूरा घर हिलने लगा। और मेरे फ़ोन में सायरन बजा इतने ज़ोर से, सडनली यानी मैं शॉक हो गया, अरे क्या क्या हुआ क्या हुआ। फिर मुझे दिखा रही तो अर्थक्वेक का सायरन है। और जैसे मैंने कैमरा ऑन किया तो सायरन तो बंद हो गया। और आई थिंक 3 या 4 सेकंड का पूरा अर्थक्वेक था। यानी मैं इतने ज़ोर से पूरा मॉनिटर और ये सारे फ़ैन वगैरह सब हिल रहे थे ज़ोर ज़ोर से। और आपको शायद पता चल गया होगा कि 2 दिन पहले भी यहाँ पर मियाज़ाकी प्रीफेक्चर में बहुत बड़ा 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। और उसके बाद में सुनामी का अलर्ट भी यहाँ पे जारी कर दिया था। और साथ ही में बोला था कि मेगा क्विक है ना, अर्थक्वेक से भी बड़ा यहाँ पे आने के पॉसिबिलिटीज़ है। तो अभी जो आया है यहाँ पे टोक्यो में, यूजुअली टोक्यो में इतना बड़ा अर्थक्वेक नहीं आता। तो मैंने अभी सोचा था कि बाहर जाता हूँ, क्योंकि घर पूरा हिलने लगा था, मुझे लगा सब गिर विर ना जाए। तो मुझे सोचा कि बाहर जाऊँ, बट जैसे उठा मैं थोड़ी देर के लिए देखा तो रुक गया। और फिर मैं सोचा कि नहीं, बैठ जाते अभी, क्योंकि इतना बड़ा अर्थक्वेक मैंने अभी तक मैंने टोक्यो में मेरे घर में इतना फील नहीं किया। आते रहते हैं यहाँ पे छोटे मोटे अर्थक्वेक, बहुत बार तो मैं सोया रहता हूँ, मेरा बेड हिलता है हल्का फुल्का, इन्हें पता नहीं चलता कि अर्थक्वेक आया और कब चला गया। बट ये वाला काफ़ी देर तक है, ज़्यादा चला और काफ़ी शेकिंग जो था वो बहुत ज़्यादा था। मियाज़ाकी में तो काफ़ी सारे घर गिरे वहाँ पे, और मैंने न्यूज़ भी देखा तो काफ़ी लोग जैसे अर्थक्वेक के बाद में घर के बाहर आके खड़े हो गए थे। हम तो बाहर निकले नहीं हैं, बट अभी जैसे मैं बाहर आया हूँ और देखता हूँ कि टोक्यो में अभी क्या हालत है अर्थक्वेक के बाद में। क्योंकि मेरे घर के पास में ऐसे कोई ओपन ग्राउंड है नहीं, सारा आसपास देख रहे हो आप घर ही है। अगर ज़ोर से अर्थक्वेक आया तो विदिन 10 सेकंड में बस यहीं पे आ सकता हूँ। और यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग्स तो है नहीं जो कि गिर जाए। ये देख लो अर्थक्वेक में ये आंटी बाहर आई है। ये सारे छोटे छोटे घर हैं यहाँ पर। और ये जो देख रहे हो आप प्लस साइन, यहाँ पे अगर मैं खड़ा रहूँ तो आई थिंक आई विल बी सेफ़। यहाँ पर भी देख लो कुछ हुआ नहीं है वैसे, क्योंकि जापान में जितने भी घर होते हैं सारे अर्थक्वेक प्रूफ होते हैं। और यहाँ पे जो मेरे एरिया में जितने भी घर है सारे नए बने हुए, ऑलमोस्ट 90% से ऊपर नए घर ही दिखेंगे आपको। तो यहाँ पर सारे अर्थक्वेक प्रूफ हो। 6 या फिर 7 मैग्नीट्यूड का भी अगर अर्थक्वेक आया तो घर वगैरह हिलेगा, बट ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। रोड वगैरह भी ठीक लग रहे हैं मुझे, इट मीन्स कुछ यहाँ पर हुआ है नहीं। और पता है दोस्तों आपको, यहाँ पे जितने भी जो वेबसाइट है जहाँ पर राशन वगैरह मिलता है, जैसे कि एक वेबसाइट है यहाँ पे राकुतेन बोल के, आपको पता होगा अमेज़ॉन जैसा ही है, तो वहाँ पर पानी की बोतलें, साथ में जो फ्रोज़न फूड होता है और जो कैन फूड होता है वो सारे बिक गए, यानी आउट ऑफ स्टॉक। और यहाँ पे टोक्यो में जितने भी सुपरमार्केट है वहाँ पे पानी की बोतलें सारे बिक चुके हैं। बट अच्छी बात ये है कि जापान में पैनिक बाइंग जो होता है ना, यहाँ पे लोग वो भी सोच समझ के करते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ खुद ही उठा के ले गए। यहाँ पे सारे जो सुपरमार्केट थे वहाँ पे लिखा होता है कि एक आदमी बस 6 पानी की बोतलें ले जा सकता है, उसके ऊपर नहीं ले जा सकता। तो यहाँ पे बहुत से चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हुई थी। और कल मैं यहाँ भी गया था, जो मेरे घर के पास है माया बास्केट तो है वहाँ पर, और मुझे राइस लेना था, मेरा राइस ख़त्म हो गया था। देखा तो पूरा राइस सेक्शन सब ख़त्म, जो राइस के बड़े बड़े पैकेट थे वो भी ख़त्म हो गए। साथ में जो होते हैं ना कुक राइस, मैंने आपको शायद एक बार बताया था कि बॉक्स के अंदर ऑलरेडी कुक होते, बस माइक्रो में गर्म करो उसको घर पे खा लो, वो भी बिक गए। सारे सारे कैन फूड बिक गए। और जो फूड काफ़ी दिन तक रह सकते हैं वो सारे फूड ख़त्म। तो मैं तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा हुआ है। बट फिर जब मैंने न्यूज़ वगैरह देखा तो तब मुझे पता चला कि हाँ, नॉट ओनली माया बास्केट, तो जापान के सारे ही सुपरमार्केट में और टोक्यो के ऑलमोस्ट सब लोगों ने पैनिक बाइंग किया है। तो अभी यहाँ पे तो हालात ठीक ठाक दिख रहे हैं। बच्चे वगैरह भी अभी बाहर आए हैं यहाँ पर, तो आई थिंक मेरे हिसाब से सेफ़ एरिया है। और यहाँ पे कटिंग की दुकान भी है, मुझे कटिंग कराना था वैसे। देखो यहाँ पे मेनू कट तो 3000 येन, सस्ता है थोड़ा वैसे यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू दूसरे शॉप में। जापान में जब भी अर्थक्वेक आता है तो लोग प्रीफर करते हैं कि आसपास के जो स्कूल होता है या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिस होता है वहाँ पे एक बड़ा ग्राउंड होता है, वहीं पे चले जाते हैं। बट टाइम इतना कम होता है ना, लाइक 3-4 सेकंड है मैक्सिमम, 10 सेकंड का टाइम होता है बाहर निकलने के लिए। क्योंकि जो अर्थक्वेक आया था वो आई थिंक 3-4 सेकंड का, 3-4 सेकंड में क्या ही बाहर निकलेंगे, दरवाजे के बाहर भी नहीं निकल पाऊँगा मैं। अगर बड़ा अर्थक्वेक आ गया तो 3 सेकंड में तो पूरा घर ही गिर जाएगा यहाँ पर। और जो पैनिक बाइंग हो रहा है दोस्तों, वो मेगा क्वेक यहाँ पे रूमर फैल रहा है। रूमर नहीं, एक्चुअली फैक्ट है। यहाँ पर बोला जैसा जा रहा है कि यहाँ की एजेंसी ने बोला है कि मेगा क्वेक आने वाला है कुछ दिनों में। यानी अभी जो अर्थक्वेक आया था मियाज़ाकी प्रीफेक्चर में वो था 7.1 मैग्नीट्यूड का। अभी ऐसा बोला जा रहा है
कि अबाउ 9 मैग्नीट्यूड, यानी सोच रहे हो आप 9 मैग्नीट्यूड के ऊपर वाला जो कि मेगा क्वेक है वो आने की हाई पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए लोग अभी पैनिक बाइंग कर रहे हैं। वैसे तो पिछले 8 साल से जापान में मैं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक मैंने फील किए हैं, बट ये जो मेगा क्वेक वाला जो था वो अभी रिसेंटली 1-2 दिन में, ये मुझे पहले सुना नहीं था मैंने, ये मेगा क्वेक भी होता है बोल के। तो मुझे अभी थोड़ा होता नहीं कि लाइक डर जैसा लग रहा है कि मेगा क्वेक ना आ जाए यहाँ पे, क्योंकि जो वेस्ट साइड है और साउथ साइड है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है। बट जो ईस्ट है यानी जब टोक्यो जो साइड है यहाँ पे इतना अर्थक्वेक नहीं आता है। बट टोक्यो में भी वार्निंग जारी हो गई है कि यहाँ पर भी हाई पॉसिबिलिटी है मेगा क्वेक आने की। तो आई होप आप प्रे करना कि भाई जापान में, टोक्यो छोड़ो पूरे जापान में ही अर्थक्वेक आए तो छोटा मोटा आए और ज़्यादा कुछ हानि वगैरह ना हो। इंडिया में जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको सबसे पहले क्या देते हैं? लैपटॉप, पेन, बैग, ऐसे कुछ चीज़ें देते हैं ना। मुझे पता है क्या दिया था यहाँ पे, गेस करके बताओ मुझे क्या दिया था। उन्होंने दिया था मुझे अर्थक्वेक प्रूफ किट दिया था उन्होंने। एक बैग था, उसके अंदर 2 पानी की बोतल, एक बिस्कुट का पैकेट, उसके बाद में और 1-2 चीज़ें थी जो कैन फूड जो बोलते हैं वो थी उसके अंदर, और कुछ मेडिसिन्स थे और ऐसी 2-4 चीज़ें थी उसके अंदर। और वो बैग जो है वो हर 1 या 2 साल में उसका एक्सपायरी था, तो हर 1 साल में हमको नया किट दिया करते थे। और पता है वो देते हो उसके अंदर बिस्कुट वगैरह भी थे, तो हमको पहले वार्निंग उन्होंने बोल दिया था कि ये भूख लगी तो नहीं खा लेना है। जैसे होता ना कि रैंडम चलो भाई ऑफिस में है और भूख लग गया उसके अंदर की बिस्कुट खा लिए, नहीं, जब अर्थक्वेक आएगा तभी उसको यूज़ करना है। तो वो तो कभी मुझे यूज़ करने का काम गिरा है नहीं, बट वो जो मेरा किट है वो है ऑफिस में घर पे नहीं है, क्योंकि मैं पहले ऑफिस जाया करता था और ऑफिस में मेरा एक पर्सनल लॉकर है, तो वो जो किट है वो मैंने ऑफिस के लॉकर में रखा हुआ है। तो अभी अगर अर्थक्वेक आया और मेगा क्वेक आया तो मेरे पास में फूड तो अभी है नहीं, है फूड बट आई थिंक 2-4 दिन चलेगा। बट मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं भी थोड़ा राइस, वैसे तो मैं 2-2 किलो के राइस लाता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि 5 या 10 किलो का 2-3 पैकेट में ला के रख देता हूँ घर पे। ऐसा कुछ हो गया तो एटलीस्ट राइस से तो ज़िंदा रह पाऊँगा मैं यहाँ। कुछ इस तरीके से देखो अलर्ट आता है, तो अलर्ट आने के पहले ही यानी अर्थक्वेक के 2 सेकंड पहले ही अलर्ट आ जाता है और फ़ोन ज़ोर से बजता है। जो आईफोन आप जापान में खरीदोगे ना तो उसमें अर्थक्वेक का जो सिस्टम ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल होता है, तो जब भी अर्थक्वेक आएगा फ़ोन आपका साइलेंट पे रहो, कैसे भी रहो, ये बजना स्टार्ट हो जाएगा बहुत ज़ोर से। लेडी चिल्लाएंगी जीशिन देश यानी अर्थक्वेक आया है, और ये इस तरीके से नोटिस आएगा अलर्ट, और इस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप पढ़ोगे इस पर इमरजेंसी अलर्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग। अर्ली यानी 2 सेकंड या 3 सेकंड के पहले ये आ जाता है, यानी आपको 2 सेकंड मिलते हैं घर के बाहर निकलने के लिए अर्थक्वेक अगर आया तो। और दोस्तों आपको पता है कि 2011 में जापान में सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया था 9.1 मैग्नीट्यूड का, जिसमें कि अराउंड मेरे हिसाब से 17-18 हज़ार लोग मारे गए थे और मोर देन 2500 लोग उसमें मिसिंग थे। तो मैं ऐसी न्यूज़ देख रहा था ना, तो मुझे ना एक स्टोरी मिली एक पेरेंट्स की, जिसमें कि जो मिसिंग उनका चाइल्ड था ना वो उनको अभी तक यानी कितने साल हो गए, 10-12 साल हो गए उस बात को, 2011 में अर्थक्वेक हुआ था, बट अभी भी वो अपने बच्चे को ढूंढ रहे, क्योंकि जो मिसिंग लिस्ट में उनके बच्चे का नाम था और उसका बॉडी अभी तक मिला नहीं था, तो अभी तक वो अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको वो स्टोरी बताऊँ। मुझे नहीं लगता कि आपने वो स्टोरी देखी होगी। NHK ने वो पूरा उसका एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री, छोटा सा मूवी बनाया है, उनके मॉम डैड के साथ में भी इंटरव्यू लिया है। तो मैं वही चाहता था कि आप भी वो स्टोरी देखो उनकी, और मे भी शायद आपको भी थोड़ा पता चलेगा कि अर्थक्वेक होने के बाद में जापान में तो आते रहते हैं और ऐसी चीज़ें होती रहती, तो आपको भी थोड़ा पता चलेगा कि यहाँ पे कैसा सिचुएशन है। Real sense, but also in the emotional, and the scars are often enduring. As of March of this year, the number of confirmed dead in the 2011 Great East Japan earthquake and tsunami stands at 15,900. 2,520 people are still missing. Today on In Depth, we meet a mother and father on an emotional journey as they refuse to give up hope of finding their child. Suzuki Yoshiaki and Miho have been searching for their daughter Hana, who was swept away in the massive tsunami. A weekend rarely goes by without them visiting local beaches and other sites in search of her remains.
探さなくてもいいよって本人は言ってるかもしれないけど、いややっぱ親とすればそれは違うんだなっていう。They also mourned their son Kento, who was 12 at the time. His body was soon recovered, about a month before he was due to start junior high. Sweet-natured, he doted on his 9-year-old sister. Hana, who was bright and playful, adored her big brother. Their loss has left an unfathomable void in their parents' hearts. On that fateful day, Kento and Hana were at the Okawa Elementary School in Ishinomaki. The tsunami engulfed their school about 50 minutes after the quake. Yet, 74 students and 10 teachers were killed. 4 children, including Hana, are still missing. Years on, the local government and police continue to search for them. 本当に早く出してやりたいなって思う、それだけなのね。こんなとこに毎日おいで帰ると思うともうやだね。なかなか出てこないうちはちょっと進めないかなっていう思いです。In the aftermath of the disaster, Miho poured her feelings of loss into letters to her daughter. Hana, I haven't been able to find you. I'm sorry. I know you are out there somewhere, but I don't know where. I used to tell you not to cry, but I'm the crybaby now. Hana, I want to hear your voice again. I want to see your smile. I miss you. In the never-ending quest to find Hana, the couple has had some breakthroughs, such as finding most of the jacket that Kenta was wearing that day. Miho found it under debris a year following the tsunami. Then, in 2019, she found the cuff at another location. This felt like reclaiming something. But it's an ongoing, uphill struggle. 私とお父さんと来たってさ、2メートルぐらいかな、四方ぐらいしか背いっぱい掘っても掘れなかったの。時間もないし。In recent years, local authorities have dialed back recovery efforts. The couple felt like they were hitting a dead end. But then, Professor Sonoda Jun, who researches ground-penetrating radar at a college in Sendai, came into the picture. He and a group of volunteers joined hands to help the Suzukis starting 2 years ago. Using a radar that transmits radio waves deep underground, they can identify possible areas of human remains. 湿った衣服だったとか、湿った木だとか、骨に近いものの、まあそれ大きさとか形でわかるんですけど、私も子供がいるので、やっぱお子さんを亡くしたお父さんお母さんちょっと想像はできないですけども、やっぱり自分の子供がそうなったらっていうのもあったり。With low tide, a retaining wall is revealed, offering new places to probe with the radar. ありそうな気もしますけど、この隙間とかね、もうちょっとゆっくり、もうちょっとゆっくり、もうちょっとゆっくり。Just when the search is about to wrap up for the day, the professor asks if they want to comb one more area. 上の砂のオペと、その戻し目の津波で上げられたやつだと思うんですけど、草が生えると。はいはいはい。And the search goes on.
まあ命がなくなったっていうことはもう本当にしょうがないと思うしかないんだけど、やっぱりケントと一緒にお墓には入れてあげたいよね。まあ私たちを親としてこう選んで生まれてきたわけでしょ、子供たちはさ。そしたらやっぱりせめてそのぐらいはねしてやらない。 On day 9, Kento was found. His body wound in power cables, his face untouched. 本当に眠ってるように毛布にくるまっていました。会いたくて会いたくて会いたくてしょうがなかった息子にやっと会うことができて、冷たくなった顔を撫でながら私がかけられた言葉はよく頑張ったねと、その言葉しかかけられることができませんでした。 A mud-caked backpack retrieved from the school rooftop is a poignant trace of Hana. Her grandmother lovingly washed off the mud and dried it many times. Hana had been looking forward to her 10th birthday on March 22nd. 震災の日の朝、子どもたちは自転車に乗っていつもの通り行ってきますと言って家を出ました。2人の並んだこのランドセルが消えていく映像が今もしっかり焼き付いています。まさかその時のランドセルが花の遺品になるとは思ってもみませんでした。ランドセルは命の象徴そのものです。安心安全である学校で子どもたちの命が失われることがないように、持ち主の帰りを待ち続けるランドセルから発信するメッセージを多くの方に受け取っていただければと思います。तो ये था दोस्तों स्टोरी उनके पेरेंट्स का, जो कि अपने बच्चे को अभी तक ढूंढ रहे हैं। तो ये स्टोरी देख के मैं तो इतना इमोशनल हो गया था, इतना कि यानी मैं ऐसे खुद को वहाँ पे इमेजिन कर रहा था कि मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं वहाँ पर हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा था। इतना वो कितना पेन में होंगे अपन, उनके बच्चे नहीं मिल रहे। तो एनीवे मेरा भी अगला एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। वैसे मैं आपको शायद बताना भूल गया, वीडियो के स्टार्ट में मुझे बताना था, मेरे दिमाग में नहीं आया। मेरे MBA के एग्ज़ाम चल रहे हैं, 4 पेपर ख़त्म हो गए। आज जो अर्थक्वेक आया था ना, वो मेरा 5th एग्ज़ाम है। हर दिन में 2-2 एग्ज़ाम हो रहे हैं मेरे, और आज भी 2 एग्ज़ाम थे। तो पहला जो एग्ज़ाम था वो ख़त्म हो गया, उस जब मेरा जस्ट ख़त्म हुआ तब ही दोस्तों अर्थक्वेक आया फॉर्चुनेटली, वरना मेरा एग्ज़ाम भी शायद वो पैनिक मोड में मैं उसको ठीक से दे भी नहीं पाता था। तो अभी अगला एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 2 घंटे के बाद में। तो आई होप अभी कोई अर्थक्वेक ना आए, और मैं आपको अपडेट देते रहूँगा क्या स्टेटस है अभी जापान में। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं अपडेट देते रहता हूँ। तो यूट्यूब पे आने से पहले इंस्टाग्राम पे पहले ही मेरे अपडेट्स वगैरह वीडियो जो भी है वो आ जाते हैं। तो अगर आपने वहाँ पे मुझे फॉलो नहीं किया होगा तो इंस्टाग्राम पे भी जाके आप ज़रूर मुझे वहाँ पे फॉलो कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।